अग्निशमन विभाग की ओर से दरभंगा में मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अगर किसी भी प्रकार का न्यायालय में कोई आग लगी की घटना होती है तो ऐसे में कैसे बचाव किया जा सके, इसको लेकर मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं इसके माध्यम से न्यायालय में न्यायाधीश या यहाँ के कर्मी या सुरक्षा गार्ड इन सभी को प्रशिक्षित किया गया। अनिरुद्ध प्रसाद अग्निशमन पदाधिकारी से मॉक ड्रिल के संबंध में हमने बात की तो उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय माननीय न्यायालय में पूरे जिले में मॉक ड्रिल चल रहा है। यदि किसी भी प्रकार के न्यायालय में कोई भी आग लगी की घटना होती है तो हम लोग कैसे बचाव करेंगे। यहाँ के जितने भी न्यायाधीश या कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मी या सुरक्षा गार्ड इन सभी लोगों को इसके माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। अगर किसी भी प्रकार की आग लगी की घटना सामने आती है तो हम कैसे सुरक्षा देंगे, साथ ही सूचना देने पर अग्निशमन की ओर से क्या सहायता दी जाएगी, इन सभी पर उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुना रहे हैं। राज्य स्तरीय आज माननीय न्यायालय में पूरे जिले में मॉक ड्रिल चल रहे हैं। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि यदि किसी प्रकार की न्यायालय में आगलगी की घटना होती है तो हम लोग कैसे बचाव करेंगे और यहाँ के जितने भी माननीय न्यायाधीश या इस कार्यालय में जितने प्रतिनियुक्त हैं या जो सुरक्षा गार्ड हैं सभी को इसके माध्यम से मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है कि किस प्रकार यदि किसी प्रकार की आग लगती है तो हम कैसे सुरक्षा देंगे, उसको कैसे बचाव करेंगे और साथ ही साथ उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन देने पर जो अग्निशमन विभाग है उसके द्वारा क्या सहायता किया जा सकता है। तो क्या यहाँ सब कुछ अप टू मार्क मिला है कि यह जो काम टाइमिंग जो है सर एंट्री के लेकर के जो हाँ हम लोगों का 11 बजे से था तो 11 से 1 बजे तक दिया गया था कि इस माने 2 घंटा समय में किसी समय क्या रहता। हम लोगों ने ये लगभग 12 बजे से हम लोगों ने ये शुरू किया है। उसके अनुसार आप देखे होंगे कि आग लगी, उसके बाद यहाँ से अग्निशमन विभाग की इन्फॉर्मेशन दिया, तत्पश्चात गाड़ी आई, उसके बाद हमारा जितना भी टीम है अग्निशमन के जो अग्निकर्मी है वो टीम कैसे रिस्क्यू किया आप लोगों ने देखा होगा। आग लगने के हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा 2 मिनट के अंदर हमको वहाँ से गाड़ी चल देनी है और वो डिपेंड करता है कि दूरी कितना है। यदि मान लिया जाए कि दूरी लगभग हम लोग 1 किलोमीटर 1 से 1.5 मिनट का लेके चलते हैं और यदि किसी प्रकार के ट्रैफिक हो गई तो उसका तो अलग मैटर है, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर के हम लोग 1.5 मिनट लेके चलते हैं कि इतना समय लगेगा पहुंचने पर घटनास्थल पर। 24 नवंबर को तारालाही स्थित ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संयुक्त रूप से राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता एवं मंत्री बिहार सरकार हरी सैनी ने किया। डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। बच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, हमें उनके कौशल को पहचानने की आवश्यकता है। वहीं मंत्री हरी सैनी ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल महोत्सव जैसे आयोजन का विद्यालय में होना बहुत जरूरी है। उन्होंने खेल के समय बच्चों के द्वारा किए गए प्रदर्शन को अद्भुत कहते हुए बच्चों का उत्साह वर्धन किया। खेलों के दौरान विभिन्न रंगों के ड्रेस में चारों हाउस के बच्चों की उपस्थिति स्टेडियम का एहसास करा रही थी। स्कूल स्तर पर जो भी प्रतियोगिता होती है उनका मात्र उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा का निखार करना है। विद्यालय के निर्देशक अविनाश कुमार ने कहा कि खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन हम खेलते कैसे हैं यह महत्व रखता है। निदेशक ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी छात्रों को बधाई दी और अपनी प्रतिभा के अनुसार खेलों में अधिक से अधिक प्रतिभाग करने की अपेक्षा करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और इसी जोश के साथ आगामी परीक्षाओं में प्रतिभाग कर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए प्रेरित किया। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना विशिष्ट योगदान देने वाले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की सराहना की। वहीं प्रधानाचार्य मधु चौधरी ने कहा कि खेल के माध्यम से बच्चे अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। बच्चों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्होंने शिक्षक को धन्यवाद दिया और कहा कि शिक्षक का कार्य व्यवसाय या पेशा नहीं है, यह भगवान के द्वारा दी गई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसे हमारे शिक्षक बहुत निष्ठा से निभा रहे हैं। हम बच्चे से जितना अपेक्षा रखते हैं, एक सजग इंसान से जितना अपेक्षा रखते हैं, उसमें से अधिकांश बीजारोपण वो गुण जो आप देखना चाहते हैं वो शिक्षा काल में ही उसके अंदर डाला जाता है।
आज इस विद्यालय में आने के बाद हमें बड़ा बेहतर महसूस हुआ। वो इसलिए बच्चों के बीच जिस तरह की तैयारी, खेल के लिए जागरूकता मन में है, ये हर विद्यालय के लिए, हर अभिभावक के लिए और हर छात्र के लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी को अनुशासित रहना अनिवार्य है और खेल का पूरा रिश्ता अनुशासन से होता है। एक देश के सजग इंसान में जो चीज आप देखना चाहते हैं वो विद्यालय से ही, बाल्यकाल से शिक्षा अध्ययन के कार्यकाल में ही उसमें बीजारोपण किया जाता है। तो खेल व्यक्ति को महान बनाता है, अनुशासित बनाता है। खेल तो पहले लोग कहते थे खेल और आनंद के लिए, अब तो खेल में हमारे बिहार सरकार कहते हैं मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो खेल रोजगार के भी दृष्टिकोण से और हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी खेलो इंडिया के माध्यम से आज जहां एक मेडल के लिए हम ललायित रहते थे हम भारतीय, आज मेडल का लाइन लग गया। ये तो सरकार के सजगता के ऊपर निर्भर करता है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सजगता के परिणाम है कि आज देश में इतने तरह का हमें मेडल प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से इसी तरह से खेलों का आयोजन हर स्कूल में होगा तो विद्यार्थी में, छात्रों में एक खेल के प्रति रुझान जगेगा और छात्र अनुशासित भी होंगे और हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास का माध्यम है खेल। उस हर दृष्टिकोण से खेल सबों के लिए बेहतर है। इतना सुंदर आयोजन के लिए हम इस प्रबंधक को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि इतना सुंदर वो आयोजन किए हैं, बच्चों में जागरूकता लाने का प्रयास। जी मैडम, हमारी मिथिला का शान है ये ऑक्सफोर्ड यानी स्कूल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे भी और बहुत कम खर्च में यहाँ पर शिक्षा पाते हैं। और ये अविनाश जी हैं इस स्कूल के संस्थापक और उनकी मैडम भी हैं, प्रिंसिपल यहाँ की। और हमारे बीच सबसे गौरवपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हुए हैं बिहार सरकार के मंत्री और दरभंगा जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला पार्षद भी रहे हैं और हम सभी के अभिभावक भी हैं। तो ऐसे से आदरणीय हरी सहनी जी। आप मानते हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है? बिल्कुल, स्वस्थ मस्तिष्क में ही सरस्वती का वास होता है और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए खेलना बहुत जरूरी है। जीवन का एक अंग है खेल से शरीर का संपूर्ण विकास होता है और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, है ना, और मस्तिष्क सभी का विकास होता है। बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी खेल के द्वारा आगे बढ़ते हैं। समाज और राज्य से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे मिथिला के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दरभंगा के जो वहाँ तक पहुँचे हैं और मेरी शुभकामना है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के बच्चे जो है राज्य और देश स्तर पर खेल में अपना नाम। धन्यवाद। जी मैडम, हर साल हम लोग स्पोर्ट्स डे बनाते हैं और इस साल हमारा सौभाग्य है कि हरी सर और मैडम धर्मशिला मैडम हमारे साथ हैं, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हैं। हमारा बेसिक मोटिव है कि गांव के इलाके के जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट कितना अच्छे तरीके से हम कर सकें, जो कि एक क्लास और स्कूल्स जो हाई फाई पैसे ले रहे हैं स्कूल्स के बच्चों में जो खर्च आ रहा है उससे ज़्यादा हम कोशिश करें अपने बच्चों को देने का। हमारे बच्चे यहाँ भी रह के, इस इलाके में भी रह के काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे एजुकेशन हो। हमारे स्कूल के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हमारे स्कूल का एक बच्चा है जिसने 95% मार्क्स ला के हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। अभी वो LL में IIT की तैयारी कर रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे स्कूल में ऐसी तरह की तरक्की हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका शुभ नाम? मधु चौधरी, प्रिंसिपल ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल। आइए सर। आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में
माननीय मंत्री बिहार सरकार पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी जी उपस्थित हैं, माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी उपस्थित हैं और प्रधानाचार्य मधु चौधरी जी उपस्थित हैं। इन सब के आगमन से हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन दोनों प्राप्त हो रहा है। हमारा जो विद्यालय है उत्साह से लबरेज हो गया है इनके आगमन से। इन लोगों का जो जीवन है, इनका जो प्रेरणा है, ये हमेशा हमारे विद्यालय में प्राप्त होता रहता है और बच्चे इनके मार्गदर्शन से हमेशा निरंतर उच्चतम प्रयास करने की दिशा में अग्रसर रहते हैं। खेल वास्तव में खेल एक जीवन शैली है और खेल ही जीवन शैली है। खेल सिखाता है जीवन में निरंतरता कैसे होनी चाहिए, जीवन में स्थिरता कैसे आनी चाहिए, कैसे टीम वर्क में हमें काम करना चाहिए, कैसे हम हार को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में हर कोई विजय नहीं होता है, लेकिन जीवन में हम जीवन जीते कैसे हैं। खेल में हर कोई विजयी नहीं होता है, लेकिन हम खेलते कैसे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। ये चीज़ हमें जीवन में आगे ले जाती है। हम ज्ञान किताबों के माध्यम से अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, लेकिन खेल के माध्यम से हम अपने शरीर का विकास करते हैं और कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करते हैं। हम खेल के माध्यम से टीम वर्क सीखते हैं और जीवन में जब हम उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, चाहे वो किसी कंपनी में हो, किसी जॉब में हो, तो कैसे हमें सबको लेके चलना है, कैसे हमें जीवन के उतार चढ़ाव से पार पाना है, ये सीख हमें खेल से मिलती है। हमारे सारे विद्यालय के बच्चे आभार व्यक्त करते हैं हमारे माननीय अतिथिगण का कि जिनके आने से ये स्कूल का जो माहौल है वो बिल्कुल इंद्रधनुष के जैसा रंगमय हो गया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ अपने सारे शिक्षकों का, जिन्होंने बच्चों में इतना ऊर्जा भरा, इतना शिक्षा उनको दिया है और इतना अनुशासन उनके अंदर में बच्चों में है जो बेहतर प्रदर्शन कर सके और हमारे अतिथि का आशीर्वाद और शुभकामना प्राप्त कर सके। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप मीडिया कर्मियों का भी, जो हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगा रहे हैं, उसके लिए आपका जो सहयोग मिल रहा है मैं आपका भी आभारी हूँ। और साथ साथ अपने सारे बच्चों को अपना प्यार और शुभकामना लेना चाहता हूँ, जो जीवन में आगे बढ़े और निरंतर उच्चतम गति से आगे बढ़ते रहे और राष्ट्र और देश के विकास के साथ साथ अपने परिवार के उत्थान के लिए भी कार्य करें। धन्यवाद। 60 वर्ष या 60 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को पेंशन दी जाती है और विशेष तौर से यह पेंशन ऐसे लोगों को अधिक फायदा पहुंचाती है जो गरीब होते हैं या असहाय होते हैं। ऐसे लोग वृद्धा पेंशन पर ही आश्रित होते हैं। क्या होगा ऐसे व्यक्तियों का जिन्हें पहले तो 60 वर्ष से अधिक होने के लिए वृद्धा पेंशन मिल रहा हो और बाद में उसे मृत घोषित कर दिया जाए? उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा? तो कुछ इस तरीके की ही खबर दरभंगा से सामने आ रही है। तमाम मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि दरभंगा जिला के आनंदपुर शहर पंचायत की 2 ऐसी महिलाएं जिनका नाम सामने आया है जो अभी जीवित है, लेकिन इस लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण इन्हें वृद्धा पेंशन से वंचित रखा गया है और इन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। आखिर इस व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? जो व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर है उन्हें वृद्धा पेंशन मिल रहा हो और फिर बाद में इस जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर पेंशन बंद कर दी जाती है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई है। एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी जाती है या उससे अधिक। लेकिन आखिर यह कैसी व्यवस्था है कि जीवित आदमी को मृत घोषित कर उनका वृद्धा पेंशन ही बंद कर दिया जाता है? ऐसे कई लोग और भी होंगे जिन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। फिलहाल हम इन महिलाओं की बात आपको सुना रहे हैं कि किस तरीके से कागजों पर इनको मृत घोषित कर इनका पेंशन बंद कर दिया गया। की नाम भेले यहाँ के? जगमाया। जगमाया देवी? हाँ बाबू। अच्छा, गांव? सहारा। वार्ड? 6 नंबर। 6 नंबर। हाँ। पेंशन ई सब भेटैया कि नहीं सरकार के? कहाँ भेटैया? नहीं भेटैया? नहीं। किया? बंद भ गेलै। तो अहाँ के उम्र कते हेतै एखन? कते उम्र हेतै? 65 के आसपास। हाँ। अच्छा, अब अहाँ के पेंशन नहीं भेटैया? नहीं, काटि देलखिन तऽ कतऽ से भेटतै? पहिले भेटै छलै। काटि देलक हन? हाँ। ओ, तो नाम कटलक हन कि अहाँ के तऽ मरल घोषित कऽ देलक हन प्रखंड के? हाँ, मरले में घोषित कर के बउआ 3 बरख में 3 बेर। की कहै छियै? नाम के दिए देने छलै? मुखिया जी। अच्छा, अपने से? आ नाम काटि के देलक हन?
से हमरा कोनो पता है जे नाम के कटलक से। हाँ तो ओहिमे लिखा रहल छै जे अथी माया देवी जे छै से मरि गेलखिन से देने छै ओहिमे। हाँ हाँ से तो देनही छै यहाँ। अहाँ किया मरब? अब अहाँ सबके कृपा बाबू। चाहे छियै ने जे पेंशन भेटे अहाँके? हाँ हम चाहे तो छियै अहाँके जे भेटे। अच्छा ठीक जी जी मुखिया जी जोड़वा देने छलै। हाँ सेहो अभी बंद करवा देलनि। तो मतलब जेहो अहाँ 20 साल जीवतियै से अहाँके ई मतलब दवाई बंद कऽ के नुकसान कऽ देलक। हमरा नुकसान भऽ रहल आ ऊपर से मृत घोषित कऽ देलक। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अहाँ जिंदे छियै? जी एकदम जिंदा छियै। तऽ अहाँ सबके समक्ष में खड़ा छी। तऽ ई मतलब 5 महीना से भऽ गेल हन? हाँ जून से। तऽ अहाँके केना पता चलल ई सब घटना? हमरा पता चलल हम 3 महीना के जमा करे छी ने वृद्धा पेंशन, तो 1000 के रुपया होइया। ओहि में 1000 में 15 दिन के हमरा दवाई। 15 दिन के? 2000 के महीना दवाई के। 15 दिन 3 महीना हम दवाई खा के हम जीवित ठाक छियै 3 साल। अच्छा ई बताओ जे की लागैए जे 400 रुपया जकरा जकरा एखन भेट रहल छै ओ 400 रुपया बहुत ज्यादा छै? जी नहीं छै से ज्यादा नहीं। कते होय के चाही लगभग? लगभग तो होय के चाही हमरा सबके जे स्थिति छै ताहिमे 2000 चाही जी। अच्छा लेकिन ओहि में 400 में हम सब संतुष्टि छलहुँ जे जएह दुनिया के रीति छै से मिल रहल है। लेकिन ओहो बंद भ गेल। ओहो बंद भ गेल। की नाम भेले पूरा? देवकला देवी, वार्ड 3 नंबर वार्ड। जी यही है देवकला देवी? जी जी यही देवकला देवी है। अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। इन्हीं का पेंशन बंद था। जब हम लोग चेक किए तो इनको उसमें लिखा हुआ था मृत घोषित किया गया था। एक इसी तरह जगमाया देवी है, वो भी यही मामला था। कहिए बहुत दुखद बात है ये कि कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो जांच करने आता है और जिंदा लोग को मृत घोषित कर रहा है। इस तरह का अगर इसका सारा जो है सो हम लोग बीडीओ साहब से मिल करके सारा संज्ञान में दिए हैं। वो बोले हैं बहुत जल्दी पेंशन इनका चालू कर देंगे। अगर नहीं होता है इस तरह का फिर दोबारा मामला अगर आता है तो हम लोग प्रखंड पर में ऐसा धरना करेंगे जो आज तक नहीं हुआ होगा। पंचायत में शिक्षा व्यवस्था में कोई किसी इस तरह से वृद्धा पेंशन में कोई जो है सामाजिक पेंशन देते हैं जो विडो हो जाती है उसको, अगर इस तरह का घटना फिर सामने आता है तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आए हैं यहाँ पर? आज ब्लॉक आए थे। पंचायत अंतर्गत जो वृद्ध हैं देखा जा रहा है उनको पेंशन मिल रहा था। बहुत काफ़ी गरीब परिवार के लोग हैं, लेकिन पेंशन में जांच के दौरान जो है सो पाया गया है कि उनको मृत घोषित कर दिया गया है। उनका जब पेंशन बंद हुआ तो हम लोग निकाले उनका पेंशन किस कारण से बंद हुआ है तो देखे हैं कि उसमें जो है मृत घोषित करके उनका पेंशन बंद कर दिया है। इसी बात पर आवेदन लेके आज बीडीओ मैम से मिलने आए थे, लेकिन अभी शायद है नहीं। तो आवेदन हम यहाँ रिसीव करा के जा रहे हैं और मांग किए हैं कि कौन ऐसा दोषी व्यक्ति है। इस तरह का बहुत मामला पंचायत में आ रहा है जो कि लोग जिंदा हैं और उनको जो है मृत घोषित करके उनका पेंशन बंद कर दिया जा रहा है। कभी राशन में नाम काट दिया जा रहा है। इस तरह का बहुत मामला आया। कितने लोगों का ये आप लेकर क्या है समस्या? अभी एक जो है इसमें इंद्र कला देवी जो ग्राम पंचायत राज आनंदपुर सोहरा के सोहरा गांव की है। एक जगमाया देवी वहीं की आनंदपुर सोहरा के निवासी हैं। उनको जो है वो पेंशन में मृत घोषित कर दिया गया है। तो मुखिया जी ये मामला प्रकाश में आया है कि जो गलती उल्टा पुल्टा कर दिया गया है जी, किसके द्वारा किया गया ये? अब ये तो जांच का विषय है। करते कौन होंगे? ये कर्मचारी करते होंगे ना? कौन करते होंगे? निश्चित रूप से कोई पदाधिकारी कर्मचारी ही करते होंगे यहाँ से। लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि जो लोग जिंदा है उसको आप मृत कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुखी और क्या होगा। इसी सिलसिला में उसमें भी सिर्फ 400 रुपये के लिए जी 400 रुपये मिलता है ना? इसी सिलसिला में आए हैं। और एक था कि सिर्फ 400 रुपये मिलता है ना इसमें पेंशन में? जी सिर्फ 400। तो ये जो देखा जाता है कि छोटी छोटी बात को लेकर आप मुखिया भी हैं और जनता का ध्यान रख रहे हैं, तो क्या ऐसे समस्याओं को उजागर करते रहते हैं या फिर ऐसे घटनाएं? हमेशा करते हैं। अगर किसी का पेंशन रहता है नहीं होता हम लोग को लेकर के भी आते हैं। ऐसा भी है विडो पेंशन है जिसके लिए खुद लोग को यहाँ आना पड़ता है, तो यहाँ तक लोगों को बुला के लाते हैं, साथ में आते हैं, आके भी उनका काम करवाते हैं। क्या नाम पूरा आपका? कृष्णकांत चौधरी, मुखिया आनंदपुर सोहरा। इसमें उप मुखिया पति रंजीत कुमार जी भी हैं। अखिल भारतीय पान महासंघ का प्रमंडलीय स्तर सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा के लहरियासराय स्थित धरना स्थल मैदान में रविवार को। वहीं आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। केंद्र और राज्य सरकार अपने आरक्षण की मांग कर कहा कि हम अपना आरक्षण लेकर रहेंगे। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में आयोजित की गई सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी दास, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पान महासंघ दरभंगा के द्वारा की गई।
पान समाज के प्रमंडलीय स्तर सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष EIP गुप्ता अखिल भारतीय पान महासंघ मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता के रूप में भाग लिए। मुख्य अतिथि के रूप में EIP गुप्ता ने अपने भाषण के माध्यम से पान समाज को अपने हक अधिकार के लिए जागरूक करने के लिए एकजुट होने के लिए आह्वान किया गया। 9 वर्षों से पान को मिल रही सुविधाओं आरक्षण से वंचित कर दिया गया। अनुसूचित जाति के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। आरक्षण वापसी के लिए हाकोडत हम पान हैं के आंदोलन के द्वारा पूरे बिहार में आंदोलन गांव, प्रखंड, जिला, प्रमंडल एवं पूरे राज्य में शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक जिला एवं प्रमंडल स्तर पर पान जाति का सम्मेलन किया जा रहा है। गांधी मैदान में पान जाति का महासम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस महासम्मेलन में पूरे बिहार से लगभग 10 लाख की संख्या में पान समाज एकजुट होने की संभावना है। महासम्मेलन EIP गुप्ता राष्ट्रीय के नेतृत्व में होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष EIP गुप्ता ने कहा कि आरक्षण वापसी के लिए मैं अपने बिहार के पूरे पान समाज के साथ सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करूंगा। आरक्षण को वापस कीजिए, हमारी यही मांग है कि आपने जो ताकि तत्वा को जो दर्जा दिया था पान का उसको वापस कीजिए। तो अगर आप नहीं करेंगे ये तो हम गांधी मैदान में 23 मार्च को इस रैलियों को करते हुए पहुंचेंगे और वहाँ दिखाएंगे कि हम JP आंदोलन को कैसे पीछे छोड़ रहे हैं। कहाँ से लोग आए हैं? नहीं, क्यों नहीं चाहिए भाई, राजनीति एक आदमी जो राजनीति करता है आंदोलन से तो नेता पैदा होता है और ये आंदोलन है इसमें हम चाहेंगे कि हमारे पान समाज के नेता पैदा और उसको टिकट मिले, विधानसभा लोकसभा जाए। इसमें छुपा हुआ कौन सा? कहाँ से लोग इसमें आए हैं पान समाज? देखिए आधा मधुबनी है, समस्तीपुर है और दरभंगा के लोग, यानी दरभंगा कमिश्नरी के लोग इसमें शामिल हैं, जॉन बाई जॉन। ये आप कर सकते हैं। मैंने 3 जिले का और 2.5 जिले की बात आप कर सकते हैं। हर एक क्लस्टर मीटिंग होती है ये, और ये हम लोग क्लस्टर के लोग हैं। आपकी जो लड़ाई है वो तो सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए, सरकार से क्यों आपकी लड़ाई? आपके आरक्षण को तो सुप्रीम कोर्ट खारिज की है। ये आपका क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है भाई कौन से प्रेस से हैं आप, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो रिजेक्ट किया ना, सुप्रीम पान नहीं है। सुप्रीम ने ये कहा कि नीतीश कुमार जी आपने जो आरक्षण दिया था तरीका बदलिए, दूसरा आरक्षण दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सरकार अगर चाहती, कितने सुप्रीम कोर्ट के आदेश है जिसका अध्यादेश ला के बदला कि नहीं मोदी जी, और नीतीश जी अगर चाहते तो मोदी जी को फोन उठा के कहते कि मोदी भाई ये पान समाज है, अगर आप नहीं देंगे सत्ता हिला देगा, अध्यादेश लाइए। रिव्यू पिटीशन कर सकते थे कि नहीं कर सकते? क्यों नीतीश कुमार जी अभी तक नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि वो हमें पान नाली के कीड़े के बराबर समझते नहीं, हमें हमारी हैसियत को जानते नहीं। हम लोग वोट देते रहे, उनको ये कहते हैं कि पान समाज कहीं है ही नहीं, मुट्ठी भर है। वो हम दिखा रहे हैं, हम 80 लाख से ज्यादा हैं बोल रहे हैं। वो गलत सर्वे करा के 22 लाख 24 लाख पे छोड़ दिए। हमारा उनसे अगर आप चाहते तो अध्यादेश ला सकते थे, जिस तरह से रिजर्वेशन कोटा में लाया। आप रिव्यू पिटीशन जाके इसको रुकवा सकते थे। हमारे लाखों बच्चे की नौकरियां जो आवेदन पत्र खारिज किए गए हैं, सारे कानून को धत्ता बना के आपने हमारे बच्चों को गर्दन पकड़ के निकाल दिया नौकरियों से। जो दरोगा बन गया, DSP बन गया, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इस महारैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? नहीं, हमने तो यही कहा कि भैया हमारा सीधा सा मांग है, आरक्षण वापस करो, कलम कसाई मत बनो। और हम आपको दिखा रहे हैं कि 4था रैली है। अब देखो इसके बाद हम दिखाएंगे बेगूसराय में 8 दिसंबर को कि बेगूसराय की धरती कैसे कांपती। फिर 15 का ये सहरसा अब दिखाएंगे आपको हम। यानी जिलों नहीं सुनी तो उसके बाद कहाँ? देखिए 23 मार्च को गांधी मैदान में है और गांधी मैदान तक सरकार मानेगी। और हम कह रहे हैं कि JP आंदोलन से 100 गुना बड़ा आंदोलन होगा, करेंगे। और AC में सोए नीतीश और मोदी जी के पसीना उतारने का काम करेगा हाकुरथ हम पान। तो ये देना चाहते हैं कि हर एक दिल में आपने चोट माना। जो विश्वास जिसके भरोसे आप जीतते थे नीतीश बाबू, आज आपके खिलाफ में सड़कों पे है और कह रहा है कि नीतीश मोदी होश में आओ। उनको होश में लाने के लिए और कह रहे हैं कि आप इसको इतना जो समझते हो ना, इतना नहीं, इतना है। हम दिखाना चाह रहे हैं कि वोट भी ले रहे हो, गिनते भी नहीं हो, ये गिन लो। और ये संख्या हमारी है, आपको पसीना लाने के लिए काफी है। ये कहना क्या सुनाम हुआ? आप ये मत पूछे क्या है। अगर निकाला कीमती समय निकाला, हाकोडत पान है, ये आंदोलन है पान समाज के द्वारा। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को आरक्षण से हटा दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि यदि हम पान नहीं थे तो हमें आरक्षण क्यों दिया गया, और यदि हम पान नहीं है तो दूसरा पान सरकार उसको पहले बता दे, दूसरा पान है को
और मैं इस आंदोलन के माध्यम से मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि हम लोगों का जो अधिकार छीना गया है वह अधिकार हम लोगों को वापस करे, नहीं तो आने वाला समय में हमारा पूरा पान समाज, पूरे बिहार का पान समाज जो आंदोलन कर रहा है, मैं किसी पार्टी को वोट नहीं दूंगा, किसी पार्टी को मतदान नहीं करूंगा। जो पार्टी हमें आरक्षण वापस करेगा, जो नेता हमारा आरक्षण वापस करेगा, हम लोग उस दल के साथ, उस नेता को वोट देंगे। उस पार्टी के साथ हम लोग जाने का काम करेंगे। और ये जब तक ये अधिकार का जो लड़ाई है, हम लोग बिहार से लेकर के दिल्ली तक हम लोग लड़ने का कार्यक्रम करेंगे। डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दरभंगा की ओर से साइबर अपराध एवं यातायात की समस्या एवं निदान विषय एक बैठक का आयोजन किया गया। श्री कृष्णा रेसिडेंसी दरभंगा में रविवार को वहीं आयोजित बैठक में विशेष रूप से अवधेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक यातायात साइबर अपराध मौजूद रहे। इनके अलावा अन्य कई पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। वहीं आयोजित बैठक में सदस्यों ने अपनी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि आए दिनों दरभंगा में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, इस पर रोकथाम कैसे की जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर दरभंगा के व्यावसायिक लोगों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा। विशेष तौर से साइबर क्राइम की रोकथाम और यातायात व्यवस्था में सुधार कैसे हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पवन बाबू, पुलिसकर्मी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अन्य सदस्य, सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आमंत्रित किया है साइबर संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले हमारे सर्जन जी ने बताए थे क्रिमिनल के संदर्भ में, तू डाल तो मैं पात। इसमें जो हमारे पुलिस वाले का भी है, चोरी करने के 100 तरीके हैं तो पकड़े जाने के भी 101 तरीके। लेकिन अभी जो हमारी साइबर थोड़ा सा दिक्कत है कि तुरंत हमारे यहाँ थाना में स्टेब्लिश हुआ है 1 से 2 साल हुए। इसमें बहुत सारे पदाधिकारियों की कमी थी पहले, धीरे धीरे बहुत सारी चीज हो रहा है। एक थाना भी जर्जर सा शोरूम में चलता था, अभी महिला थाना का शोरूम, अब उसके लिए एक नया भवन दिया गया। इंस्पेक्टरों की तादाद बढ़ी है, आईओ का जो संख्या वो बढ़ा है, और धीरे धीरे हम लोग त्वरित गति से काम कर रहे हैं। सबसे पहले साइबर अपराध क्या है? नेटवर्क के माध्यम से जो भी अपराध हो रहा है वो साइबर क्राइम वगैरह, जो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबका यूज होता है। साइबर अपराध में आपको बैंकिंग फ्रॉड आता है, एटीएम आता है, सोशल मीडिया के थ्रू फ्रॉड होता है, फेसबुक, टेलीग्राम, जो है सारे जो इसी फ्रॉड में आते हैं। सबसे पहले बैंक में जो है आपके पास जो है इलीगल कॉल भी बहुत सारे आते हैं कि आपका जो है पिन नहीं मिल रहा है, इसके लिए जो आप हमको पासपोर्ट दीजिए, पासपोर्ट का नंबर आपसे लेता है, एटीएम में जो लास्ट में सीवीसी नंबर है वो आपसे मांग करेगा। बहुत आदमी घबरा के तुरंत वो दे देते। जहां वो आप उनको नंबर दिए, सबसे पहले आपका मोबाइल हैक हो जाता है। यदि बैंक से वो कनेक्टेड है, आपका रुपया तुरंत उनसे निकलना शुरू हो जाता है और ट्रांसफर हो जाता है दूसरे। और एटीएम में आप लोग जाते हैं, सबसे पहले बटन जो दाबते हैं वो ध्यान रखिए, उसको दाब करके कम से कम बटन दाबिए। बहुत जगह क्या पाया गया, उसमें कैमरा लगा के रहता है। आप मोबाइल की एटीएम मशीन में जाके बटन में क्लिक कर रहे हैं, एटीएम कार्ड जो है उसमें लसक गया। बाहर आप जाइएगा तब तक आपका कार्ड भी निकल जाता है और रुपया भी निकल जाता है। एक तो वाक्य हुआ था कदीराबाद का ही है, वहां पे एक्सिस बैंक का एक एटीएम था, वहां पे एक पब्लिक गए अपना रुपया निकालने के लिए, और उसका एटीएम मशीन में कार्ड जो है फंस गया और लिखा हुआ था बोर्ड पर फलना गार्ड से संपर्क है। बेचारा आनंद फानंद में तुरंत गार्ड से संपर्क किया, तो चाय की तलब थी, तो चाय पीने चले गए। तब तक वो लगाए एटीएम निकाल के तुरंत पैसा का जो है दूसरे के माध्यम से, और बाद में जो नंबर का हम लोग वेरीफाई किए तो लोकल निकला, गया वगैरह का था।
लेकिन वो पब्लिक नहीं था, वो किसी दूसरे का। फिर उसका जो देखे किसके पास से वो आया तो एक भिखारी का नंबर, जो कि वो कर ही नहीं सकता था। और इसमें आपने जिक्र किया था कि 10,000 रुपया का अमाउंट वाला, साइबर थाना में केसों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके लिए सर भी हमारे बोल रहे हैं जो 1 लाख से कम अमाउंट तो आप निकटवर्ती। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो साइबर क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर और दरभंगा में ट्रैफिक व्यवस्था में और अधिक सुधार हो, इसके लिए हम लोगों ने एक बैठक आयोजित की है, जिसमें हमारे बीच श्री अवधेश कुमार जी जो पुलिस उपाधीक्षक हैं, ये साइबर क्राइम और ट्रैफिक दोनों के पुलिस उपाध्यक्ष हैं, वो और उनके अन्य पदाधिकारी जैसे साइबर क्राइम थाना प्रभारी श्री विशाल सिंह जी, ये लोग आए थे। और जो हमारे मेंबर, जो हमारे व्यवसायी हैं, उनको जो भी समस्याएं थी साइबर क्राइम से हो या ट्रैफिक में कहीं भी कोई सुझाव हो, तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। और साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, यहाँ कुछ हो जाता है तो उसको यथाशीघ्र कैसे हम लोग उसके निदान की व्यवस्था की, तो उसके ऊपर हम लोगों ने, हमारे सारे व्यवसायियों ने अपने अपने प्रश्न रखे हैं, सुझाव भी रखे हैं। उस पर इन लोगों ने फिर अपना विचार रखा। इन लोगों ने भी अपना जागरूकता अभियान का की व्यवस्था की, कि बताएं कि जागरूक कैसे रहना है हम लोग को, और ट्रैफिक में भी सुधार दिन पर दिन करेंगे, ये आश्वासन दिया है। साइबर क्राइम के लिए खासकर इन लोगों ने बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं। सर एक बात और है, यातायात के द्वारा बोला गया है कि नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण भी हटाया जाता है, रोड चालू किया जाता है, प्लस अतिक्रमण हटने के बाद पुनः अतिक्रमण लग जाता है, उसको किस तरह रूप में देखा जाए? क्या है कि उनके पदाधिकारी से संदर्भ में हम लोग की विस्तृत बात हुई। उनका कहना है कि हमारा काम इतना ही है कि नगर निगम हमसे पुलिस बल मांगेगा, ठीक, कि ये यहाँ से हटाना है या ये ट्रैफिक को ये क्लियर करना है, उतना ही काम है। अगर किसी को हम जबरदस्ती नहीं हटा सकते, हटाने के पुनः फिर लग जाता है। नगर निगम का काम, नगर निगम के काम इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नगर निगम बोल रहे हैं यातायाती काम है, जो वहाँ दोबारा दुकान न लगे। नहीं, दुकान नहीं लगे, वो उनका कहना है कि नहीं, वो जब जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी हम सिर्फ पुलिस बल देंगे, और पुलिस बल वो जितना मांगेंगे उतना हम देंगे, और उनका काम है उसको हटवाना। सर एक आप प्रस्ताव रखे हैं नाका 5 से दोनार की ओर, ये हमने कहा है कि वो मुख्य क्या होता है, सुबह में स्कूल वगैरह उधर बहुत है, तो बहुत लोगों का कहना था कि दिक्कत होती है, घूम करके जाना पड़ता है, तो दोनों अगर वन वे हो जाए, वन वे है जो हट जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि हमने ये भी कहा है कि अगर आप पहले देख लीजिए, समीक्षा करा दीजिए, अगर आप समझते हैं कि हटाने से कोई समस्या नहीं होगी तो उसको हटवा दीजिए। तो सीधे यातायात की हम लोग बात करें, यातायात से शहर त्रस्त है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आप जब अपनी बातें कहेंगे तो हम पर आरोप लगाएंगे कि आप व्यापारी सड़क पर अपना माल रख करके सड़क का अतिक्रमण कर लेते हैं। हम आपके कहने से पहले इसको स्वीकार करते हैं कि अतिक्रमण में हमारी बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन चैम्बर चाह करके भी किसी व्यापारी के माल को सड़क से हटवा नहीं सकता है। जब तक उनको प्रशासन बाध्य नहीं करेगा, हम अगर कहने जाएंगे हमारा मुझसे वैमनस्य हो जाएगा, झंझट हो जाएगा। अगर आप ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं, चैम्बर का आपके साथ पूरा समर्थन होगा। आप उनके माल को चाहे उठा कर ले जाएं, जब्त कर लें, सड़क हमें खाली चाहिए। हम किसी व्यापारी के माल की रक्षा के लिए आपके मार्ग में अवरोधक नहीं बनेंगे, आपके सहायक के रूप में खड़े रहेंगे। हम कतई ऐसे व्यापारियों का पक्ष नहीं लेना चाहेंगे जो अपने माल को रखने में यातायात को अवरुद्ध करते हैं। इन दिनों वन वे की तो व्यवस्था है, लेकिन आपके वन वे की व्यवस्था में हालांकि बहुत व्यवहारिक नहीं है। यातायात की व्यवस्था को ज्यादा डिस्टर्ब करने वालों में आजकल 2 व्हीलर्स हो गए। इनको आप कैसे नियंत्रित कीजिएगा, क्योंकि वन वे में इन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है और सड़क जाम करने में इनकी अहम भूमिका होती है। इसका रास्ता तो आपको ही खोजना पड़ेगा कि हम वन वे में उनको भी शामिल करें क्या, और कैसे लोग कतारबद्ध होकर चल सकें, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाया जाए।
बाकी जगहों पे जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि दूसरी तरफ की सड़क यदि खाली भी है तो इधर से जाने वाले अपने आधे पार्ट का उल्लंघन नहीं करते। यहाँ पूरा पार्ट दोनों तरफ के लोग अपना समझ के छोड़ते हैं, इसको रोकने का रास्ता आपको तलाशना होगा। तो यातायात में तो समस्या इतनी ही है कि उनको सड़क अवरोध मुक्त चाहिए। कैसे होगी, क्या होगी, ये आपकी समस्या है। आप तत्पर हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात का है, इस बात ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि साइबर क्राइम के जो व्यक्ति शिकार होते हैं, जिनके पास वैसे किसी क्रिमिनल का कोई मैसेज आता है, उनको शिकार बनाना चाहते हैं, अमूमन वो लोग उन चीजों को समाज से, अपने मित्रों से, अपने परिवार से और आपसे छिपाते हैं और उनका छिपाना इन अपराधियों को ज्यादा प्रोत्साहित करता है। उनको छिपाने से बच करके, प्रोत्साहित होकर के अपनी बात समाज के सामने, परिवार के सामने लाने का साहस वो कर सकें, इसके लिए कैसे प्रेरणा दी जाए, इसका भी निदान खोजना होगा। क्योंकि जब तक वो अपनी बातों को छिपाते रहेंगे, हमारे पास फोन से रिलेटेड, हमारे पास गलत चीजों से रिलेटेड कोई फोन अगर आते हैं तो उनको हम अपने मन के अंदर रख के और सेटल कर लेते हैं, और ये सेटलमेंट करने वाले क्रिमिनल से कम बड़े अपराधी नहीं होते हैं। साइबर क्राइम अभी चल रहा है, उसी पर डीएसपी साहब आए हुए थे। उन्होंने अपना अनुभव और उन सबों को उसकी पूरी जानकारी दी। और एक प्रस्ताव और रखा गया था कि अतिक्रमण नगर निगम के सहयोग से हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो देखते हैं नगर निगम और प्रशासन सहयोग से अतिक्रमण तो हटते ही है, फिर पुनः अतिक्रमण लग जाता है। इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से? इस बात का जिक्र हमने किया है और उन्होंने इस पर भी बताया कि हमारे साथ हमको यातायात व्यवस्था को सुधारना है और हम इंक्रोचमेंट जो है नगर निगम को हटाना है। हम पुलिस बल उनके साथ देते हैं ताकि वो इंक्रोचमेंट हटा सके। तो हमने कहा कि इंक्रोचमेंट वो हटाते हैं फिर आप लगवा देते हैं, तो बोले कि ऐसा कहीं नहीं है और अब हम उसको जो है अपने स्तर से देख करके उसको पूरा हटाने का प्रयास करेंगे। अभी 2 दिन से 3 दिन से अलपट्टी वगैरह में अतिक्रमण चालू है, अतिक्रमण हो रहा है, एक साइड अतिक्रमण हट रहा है, फिर दूसरे साइड अतिक्रमण लगता ही जा रहा है, तो फायदा क्या है इसमें? समय वेस्ट हो रहा है सड़क प्रशासन का। इस बात को तो ध्यान में देना होगा। इसमें तो कुछ हम लोगों का भी दोष है कि हम अपनी दुकान लगा रहे हैं और दुकान के बाहर फिर एक दुकान बना देते हैं, तो उस पर हमको भी इस बात का संज्ञान लेना होगा और हमको भी उसका साथ देना होगा, तभी इंक्रोचमेंट पूर्ण रूप में हट सकता है। टाउन हॉल के पास ट्रक की लगाने की हमारी बात हुई थी। हाँ, टाउन हॉल के पास अनायास ट्रकें लगी रहती है, उसके बारे में कहा गया है कि बड़ी ट्रकें हर दिन लगी रहती है, जिससे रास्ता में चलने में बहुत कठिनाइयाँ करता हूँ। आप लोगों ने बुलाकर मुझे बोलने का मौका दिया। तो साइबर और ट्रैफिक के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। दोनों आजकल साइबर एक बहुत ही डिजिटल क्राइम है जो दिन पर आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इसकी ऐसी है, जिसको सावधानी यातायात तो सावधानी दूसरे सावधानी से कर इसको किया जाए तो अगर बहुत बचा जा सकता है। जैसे सबसे पहले साइबर की आपको क्राइम की सूचना मिलती है तो सबसे पहले ऑनलाइन इस पर आप होल्ड करके पैसा को होल्ड करवा दीजिए। हाँ, अकाउंट को होल्ड करते आपका जितना पैसा होल्ड होगा वो आपको बाद में रिफंड हो जाए। हम लोग कहें कितने केस में रिफंड करवाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको सूचना मिलती है 130 पर फोन करके आप केस के जैसे कि होता है साइबर पर, तो सबसे पहले लगता है केस करो। केस से ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है कि 130 पर फोन करके आप अपना पैसा होल्ड करो। आपका जितना पैसा होल्ड है उतना पैसा आपको टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना टाइम लगेगा, लेकिन वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। हम कहते थे वो 3-4 केस तो पैसा रिफंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है सर, बोलिए। ऐसा जो अकाउंट फ्रीज किया गया है 2 लाख रुपया किसी पार्टी का आया, हम साइबर क्राइम को लेकर के दे रहे हैं कि जिन पार्टी का है आप उनको रिफंड कर दीजिए। मेरा खाता ब्लॉक क्यों किया हुआ है, फ्रीज क्यों किया हुआ है? जब हम आपको करें कि आपका पैसा है
आप अपना पैसा ले लीजिए, लेकिन 1.5 साल से मेरा खाता फ्रीज किया हुआ है। पैसा आया कहीं और से, लेकिन उसके कारण और जहां रिपोर्ट देना है वो तो बेंगलोर का साइबर क्राइम है, वहां से खाता फ्रीज किया गया है। मेरे से संपर्क किया जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ज्यादा के हम लोग बात करके आपको मदद कर सकते हैं। आपके पास जो है ना सबसे विशाल जीतने के लिए वो वहाँ बात करके करवा सकते हैं। जैसे मोबाइल से अगर मोबाइल भूल जाता है, अगर उससे आपका मोबाइल से बैंक से अकाउंट से संबंधित है तो बैंक मोबाइल भूल जाता है तो लोग सलाह करा के छोड़ देते हैं। अगर उससे संबंधित बैंक से अकाउंट अगर लिखते हैं तो बैंक का भी अकाउंट अगर बंद करवा देगा तो उससे पैसा आपका कैसे हो जाता है। यातायात का आया है, यातायात में हम लोग जब से आए तो बहुत सा काम किए हुए हैं। जैसे सबसे नगर इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट हम लोग नगर निगम से रिक्वेस्ट करके बहुत जगह हटाए भी, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसको, हमको अपना पुलिस को कोई पावर नहीं, हम जाके उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। नगर निगम की सहायता से हटा दिया है, बहुत जगह का इन्फोर्समेंट हटा दिया है, जैसे हजमा चौक पर हटा है, जनता में हटा है, बहुत जगह का इन्फोर्समेंट रहेगी। फिर भी उसमें कौन सा आता है कि काय हटा दिए, वो तो धरना प्रदर्शन इसलिए जो करता है, हम लोग कोई मजबूरी, फिर भी हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि नगर निगम की सहायता से इन्फोर्समेंट खुद किया जाए। लगातार 1 वे का नियम है, 1 वे में हम लोग लगातार वाहन चेकिंग कर रहे हैं, फाइन भी कर रहे हैं, इसके लिए लगातार सुधार भी किया जा रहा है। हमको लगता है बहुत सुधार भी है जो हम लोग करते। प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण में हमको पावरे नहीं चेक करते, सरकारी कहीं पुलिस को पावरे एटीट्यूड से नीचे नहीं कर सकते। अच्छा, प्रदूषण हमको पावरे नहीं चेक कर रहे। जो भी अपराध होते हैं, साइबर अपराध की अगर बात करें तो कंप्लेंट करना एक बहुत बड़ा दुनिया का है। जैसा अभी इन्होंने भी बताया कि ऑनलाइन तो कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, लेकिन लोकल थाने में केस रजिस्टर होने में बहुत बड़ी महाभारत है। केस रजिस्टर हो जाना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक एडवाइजरी कि कोई अगर किसी तरह की तकलीफ आई या शंका मन में आई तो किनको फोन करके हम एडवाइस लें। ठीक है, रजिस्टर अगर नहीं भी होता है, बट प्रॉपर मार्गदर्शन मिल जाने के लिए एक हेल्पलाइन अगर हो लोकल लेवल पे, जो कि एक अपनेपन के साथ पीड़ित व्यक्ति से बात करें, अधिकारी के रूप में नहीं, अपनेपन के साथ बात करें। अभी 4 दिन पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को जागरूक मानता हूं, तो इस तरह के बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, तो उनको मैं अपने स्तर पर ही चेक कर लेता हूं। कई बार मैंने भी प्रसारित करने का प्रयास किया है कि इस तरह की घटनाएं होने की संभावनाएं होती रहती है, मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ भी हो सकता है। इस चीज को प्रचारित करने की आवश्यकता है। एक ग्रुप बहुत पहले बना था थाना स्तर पे, साइबर सेनानी करके, उस ग्रुप को भी एक्टिव किए रखने की जरूरत है। और अभी जैसे मेरी खुद की सिस्टर के साथ मुगलसराय रहती है, उसके पास फोन गया कि अरे आपके भैया ने मेरा नंबर, आपका नंबर दिया है, उसको उसका नाम के साथ बोलते हुए कि आप फलानी जी बोल रहे हैं, हाँ भैया ने नंबर दिया है, आपको कुछ पैसे भेजने हैं हमको, तो आपका पेटीएम नंबर यही है ना? उसने बोला हाँ यही नंबर है। उसने एक स्क्रीनशॉट भेज दिया कि आपको 5,000 रुपये मैंने भेजे हैं ये। उसको लगा आ गए होंगे खाते में पैसे, उसमें ज्यादा तो हर कोई टैक्स भी नहीं होता है। अब उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कि तुरंत उस बंदे ने 2 मिनट के बाद फोन किया कि सुनिए ना, एक बार हमको 2,000 रुपया हमको थोड़ा डॉक्टर को देना है, तो हमारे इस नंबर पर आप भेज दीजिए, फिर आपको हम शाम में और बाकी पैसा भेज देते हैं। संजोगवश उसके दिमाग में आया कि उसने भैया को फोन कर दिया, भैया यानी मुझे फोन कर दिया कि भैया किसको नंबर दिए थे, 5,000 रुपया भेजा है और फिर 2,000 रुपया मांग दिया। हम बोले पहले तो चेक करो खाते में वास्तव में पैसे आए हैं कि नहीं, और दोबारा जो भी खाते में पैसे उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। मैंने भांजे को कहा कि पहले जितना पैसा है खाते में सबको ट्रांसफर करो, 5,000 अगर आ गया तो भी, नहीं आया तो भी। फिर उस नंबर पर जब बाद में संपर्क करने का प्रयास किया तो नो रीच हुआ। एक बहुत बड़ी बात है सर, आप लोग टेक्निकली काम करते हैं। आज हमारे खाते में किसी सेविंग्स अकाउंट में या किसी अकाउंट में मल्टीपल कई बार खाते खुल जाते हैं लोगों के,
और ऐसा बहुत सारे व्यापारियों के साथ होता है कि भाई किसी को ऑब्लाइज करने के लिए बैंक में खाता खोल दिया 1,500 रुपये से बाद में तो भूल भी जाते हैं, ऑपरेशनल नहीं होता। इनकम टैक्स वाले उस चीज को तुरंत से आज के समय में वो आ जाता है कि जब फलाने खाते में आपके इतने रुपये पड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों को सब पता नहीं लगता कि जिसके खाते में पैसे गए वो कहाँ गए पैसे, वो खाता कहाँ का है, वो खाता किसका है। ये बड़ा असर की विषय है। लोग किसी को भी ट्रांसफर करते हैं पैसे, या जो भी फ्रॉड होता है वो किसी न किसी मोबाइल नंबर पे, किसी न किसी खाते पे होता है, लेकिन वो खाता चेक हो जाए, उस खाते पर रोक लग जाए, वो खाता फ्रीज हो जाए। गलती से हमारे भाई साहब यहाँ बैठे हैं, अभी आए थे, इनके खाते में 24 नवंबर रविवार को दरभंगा प्रधान डाकघर के पब्लिक हॉल में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ डाकिया एवं STS दरभंगा प्रमंडल दरभंगा का दूसरा द्विवार्षिक ऐतिहासिक अधिवेशन उपाध्यक्ष सुबोध कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रांतीय सचिव कुंदन कुमार सिन्हा, पटना के प्रमंडलीय मंत्री कृष्ण कुमार, किसान सभा के नेता केसरी कुमार यादव, डाकपाल अशोक कुमार झा, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के प्रमंडलीय मंत्री राजू कुमार झा उगाना, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ डाकिया एवं STS के प्रमंडलीय मंत्री मिथिलेश यादव, अनिल कुमार झा, सुनील कुमार झा, केशव मिश्रा आदि ने सभा को संबोधित किया। मुख्य रूप में नेताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल करने पर जोर दिया गया और मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एवं एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान किया। स्थानीय स्तर पर कर्मियों को छोटा मोटा गलती हो जाने पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है। साथ ही साथ प्रांतीय सचिव कुंदन कुमार सिन्हा एवं पर्यवेक्षक डाकपाल अशोक कुमार झा की देखरेख में सर्वसम्मति से अध्यक्ष दीपेश कुमार झा, सचिव संजीव कुमार मिश्र एवं कोषाध्यक्ष रिजवानुल्लाह को चुना गया। उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ में हमारे बीच में बिहार के सर्विस सेक्रेटरी कुंदन कुमार जी हमारे बड़े भाई, जो आपको ताकत दी है, NFP की लड़ाई बहुत मजबूती से कर रहे हैं। मैं उनका भी इस अधिवेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और चूंकि मैं पटना से हम लोग आए हैं तो इस मिथिला की धरती दरभंगा को मैं नमन और प्रणाम करता हूँ। इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, बहुत खुशी की बात है। NFP एक मजबूत संगठन है, इसको और ताकत प्रदान करने की जरूरत है। आपकी यूनियन इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी है जिसका फायदा हम देश और दोस्तों भाइयों को मिला है। आप देखिए बोनस, DA, छुट्टी और कई तरह के लाभ हम लोगों को मिला है। ये यूनियन का ताकत नहीं है जो हम लोगों को ये सब लाभ मिला है। और साथ साथ तो हमारे भाई साहब ने कहा हम लोगों को कुछ डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो उसमें हमको लक्ष्य है।
इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ओपीएस नहीं दी गई तो हम लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे, लड़ाई को और तेज रफ्तार से लड़ेंगे और ओपीएस लेकर ही करेंगे। अभी का जो समय है उसमें संघ की तो पहले से ही अलग भूमिका रही है, आज के दौर में और बढ़ गई है। हमें नए नए कार्य मिल रहे हैं, हम उससे भाग नहीं सकते, हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, उसमें होता क्या है, कुछ हमारे कर्मचारी दक्ष हैं, कुछ कमजोर हैं। हमें जो दक्ष है उनको चाहिए जो हमारे कमजोर साथी हैं उनको भी साथ लेके चले, उनका हौसला अफजाई करें, वो किसी कारण से रेस में पीछे ना रहना, क्योंकि जो विभाग का कार्य है वो नए नए कार्य आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। आगे समय में IT 2.0 आने वाला है बहुत जल्द, उसमें भी हमारी भूमिका बदलने वाली है। और अभी संयोग से मैं तो दूसरे रूप में यहाँ आया था, लेकिन अभी राजू जी ने मुझे फोन पर बात कराया डॉक्टर निरीक्षक महोदय से, चूंकि निरीक्षक महोदय उत्तरी को यहाँ आना था किसी पर्यवेक्षक के रूप में, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाए, तो भूमिका मुझे ही दिया गया है। मैं फिर आप लोगों को नए पदाधिकारी को बधाई देता हूँ प्रशासन की ओर से, और आपकी जो उचित मांग है उस पर डिविजनल प्रशासन का रवैया सकारात्मक रहेगा, मैं इसका आश्वासन देता हूँ। जो आपकी मंथली बैठक है शायद शुरू हो चुकी है और आगे भी जारी रहेगी। मैं प्रशासन की ओर से आपको ये आश्वासन देता हूँ। बहुत यहाँ दरभंगा प्रमंडल दरभंगा में अधिवेशन हो रहा है पोस्टमैन एंड MTS का, और अखिल भारतीय पोस्टमैन एंड MTS यूनियन संघ की अधिवेशन द्वितीय अधिवेशन है, जिसमें अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष जो पूर्व थे उनके समय पूरने के बाद जो 2 साल पर हम लोगों का जो अधिवेशन होता है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सर्किल सेक्रेटरी कुंदन कुमार सिन्हा जी आए हुए हैं, और राजू कुमार झा जो NFB के सचिव हैं, मदन प्रसाद जो अध्यक्ष हैं, वो केसरी जी जो किसान सेवा के किसान केंद्र के जो अध्यक्ष हैं, ये सब आए हुए हैं। और इन लोगों ने मेरे बहुत से मेंबर, बहुत से सदस्य जितने भी हैं, सब एक मत होकर अध्यक्ष और सचिव का चुनाव किया गया है, जो अपना अधिकार दिए हैं, जो कि अपने संघ के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप किस पोस्ट के लिए चुने गए? मैं अध्यक्ष के लिए चुना गया हूँ। अपना परिचय दीजिए। दीपेश कुमार झा, अखिल भारतीय पोस्टमैन एवं MTS यूनियन दरभंगा प्रमंडल दरभंगा। कार्यक्रम है अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं MTS यूनियन का द्विवार्षिक अधिवेशन। उस द्विवार्षिक अधिवेशन में सेक्रेटरी और अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है। उस सेक्रेटरी और अध्यक्ष में अध्यक्ष के पद पर श्री दीपेश कुमार झा को चुना गया है, और सचिव के पद पर हमें श्री संजीव कुमार मिश्रा को चुना गया है। इस की अध्यक्षता करने के लिए श्री कुंदन कुमार सिन्हा जो शक्ति सचिव है वो आए हुए हैं, और रीजनल सेक्रेटरी P3 के जो है हमारे राजू कुमार झा वो उपस्थित हैं, और डिविजनल अध्यक्ष P3 के श्री मदन प्रसाद सर वो भी उपस्थित हैं, और किसान मोर्चा के जो हमारे नेता हैं श्री केसरी यादव वो भी उपस्थित हैं, और सारे कर्मचारीगण आए हुए हैं। बस हम यही कहेंगे कि हम लोग कर्मचारी संघ के जो आदमी हैं मत अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन जनमत हम लोग को एक साथ रहना है और जमात में रहना है। कर्मचारी संघ में एक मत पर अगर रहेंगे तो सरकार को कभी भी हिला सकते हैं। और मेन हम लोग का रीजन है ओल्ड पेंशन। ओल्ड पेंशन नहीं मिलने के कारण हमारे सारी कर्मचारी को जीते जी दुर्दशा हो जाती है, किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हमारा सरकार से यही मांग होगा, सारे यूनियन जो भी किसी बैनर तले हैं सब एक मंच पर आ जाएं, और सरकार से एक ही पहला डिमांड पहले कर लें, ओल्ड पेंशन। उसके बाद आगे की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। इसी बात को कार्यक्रम कहाँ पे हो रही है? ये दरभंगा प्रधान डाकघर में मिथिला की धरती पर दरभंगा हेड पोस्ट ऑफिस प्रांगण में हो रहा है ये कार्यक्रम। ठीक।
आप सबकी आवाज पार्टी की बैठक राज्य अस्पताल कैंपस दरभंगा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दरभंगा विधानसभा प्रभारी डॉक्टर भरत राय ने की। बैठक में सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह बिहार प्रदेश श्रवण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनने पर डॉक्टर राम मोहन झा का भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के बाद जिला के सभी विधानसभा प्रभारी को माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं डॉक्टर राम मोहन झा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले हम लोग पार्टी को बूथ स्तर तक ले जाएंगे। उसके बाद सभी विधानसभा में रामचंद्र प्रसाद सिंह का रोड शो किया जाएगा और जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ाने की तैयारी करनी है। आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा में रामचंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़कर जीतना है और रामचंद्र प्रसाद सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने सभी विधानसभा प्रभारियों से अभी से चुनाव की तैयारी में लग जाने का आग्रह किया। सभी विधानसभा प्रभारियों ने हाथ हिलाकर इसका समर्थन किया। बैठक को संबोधित करने वाले प्रभारियों में डॉक्टर भरत राय दरभंगा शहरी विधानसभा, प्रोफेसर ज्योति रमन झा गौड़ा बोड़ाम, डॉक्टर कुशेश्वर सहनी हायाघाट, मोहम्मद एन एहसान दरभंगा ग्रामीण, डॉक्टर वचनेश्वर झा अलीनगर, दीपक कुमार कुशेश्वर स्थान, राष्ट्रीय महासचिव सजीला अध्यक्ष भरत यादव बहादुरपुर, अशोक कुमार सिंह जाले, फिरोज अहमद केवटी सहित कविता देवी, ललित झा, प्रोफेसर शशिनाथ झा, अधिवक्ता मनीष रंजन झा सहित कई अन्य लोग शामिल थे। आज बैठक हुआ है जो हम आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए हैं और सवर्ण मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष हुए हैं। मेरा सम्मान किया गया और साथ ही यहाँ सभी 10 विधानसभा क्षेत्र का जो प्रभारी बनाया गया है उसकी बैठक हम किए और जो हर प्रखंड के प्रमुख साथी हैं उनको बुलाए थे। पूरे 10 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी ने अपना विचार रखा। हम लोग अभी से आप सबकी आवाज़ पार्टी को दुरुस्त करने के लिए बूथ स्तर तक ले जाने के लिए अभी से लग रहे हैं और ले जाएंगे और उसके बाद फरवरी माह से हम लोग आदरणीय रामचंद्र बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। हर विधानसभा में रोड शो करके और ज़्यादा से ज़्यादा गांव कवर करने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आगामी जो 2025 का चुनाव है आप स्वस्थ रहिए। आरसीपी बाबू इस बिहार का नेतृत्व करेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके नेतृत्व में विधायक जितने काम करेगा। आने वाला समय में बहुत ज़्यादा परिस्थिति और इस राज्य का बदल रहा है, राजनीतिक समीकरण बदल रहा है और आरसीपी बाबू के नेतृत्व में पूरा बिहार एक छत्र राज करेगा और उसी शुभकामना और उसी के साथ हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। आप जो आज पार्टी का फॉर्मेट हुआ है 15 दिन पूर्व 31/10 को, तो अभी तो ये बच्चा गर्भ में ही है। अब गर्भ से जो है बाहर आया है। अभी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा में हम लोग 10 विधानसभा में प्रभारी प्रत्येक विधानसभा वाइज नियुक्त किए हैं। आज आपको 22 तारीख क्या तारीख है 24/11/2024 को हम लोग 10 विधानसभा के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर राम मोहन झा प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में ये गठन किया गया है। अब हम लोग को यानी प्रत्येक विधानसभा वाइज हम लोग एक आह्वान करेंगे। हर विधानसभा में जा करके आम जनता को जगाने का काम करेंगे कि आप पार्टी से आपकी आवाज़ जो अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र बाबू हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और आम जनता को मैसेज देंगे कि इसकी क्या खूबी है, इनमें क्या मेरिट है, इस पार्टी की क्या दिशा होगा, हम लोग आम जनता को क्या क्या भलाई कर सकते हैं। जितनी भी करप्शन है, आज बिहार भारत के आज़ादी हुए 74-75 वर्ष हो गया, लेकिन करप्शन का कहीं कोई कमी नहीं हो सका है। हम लोग इस पार्टी के जरिए करप्शन का कमी का प्रयास करेंगे। आज
किसी भी अंचल में चले जाइए, थाना पर चले जाइए, किसी भी विकास के पदाधिकारी के पास चले जाइए, जितने भी सरकार का पदाधिकारी बैठते हैं वहाँ चले जाइए, तो जो भी आपको कार्य कराना हो बिना रिश्वत दिए हुए कोई कार्य वहाँ नहीं होता। हम लोग इसके बारे में आम जनता को बुझाएंगे, उसके कार्य को प्राथमिकता दे करके उस कार्य को कराने का प्रयास करेंगे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ डॉक्टर भरत राय, दरभंगा शहरी विधानसभा के विधानसभा प्रभारी हुए। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में संचालित मां श्यामा नामधुन नवा संकीर्तन महायज्ञ लगातार जारी है। वहीं नवा यज्ञ में लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जय श्यामा माई के नारे से भक्ति में श्रद्धालु डूबे हुए हैं। नवा संकीर्तन संचालन समिति के पर्यवेक्षण में मां श्यामा मंदिर न्यास समिति द्वारा आयोजित मां श्यामा नामधुन नवा महायज्ञ में प्रतिनियोजित सभी पंडित, सहायक पुजारी एवं कार्यकर्ता अपने अपने कार्यों में निष्ठा पूर्वक संलग्न रहे हैं। पूरे मिथिलांचल और दरभंगा का काफी प्रसिद्ध मां श्यामा माई मंदिर में किस तरीके से नवायज्ञ में लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। नवा धुन चल रहा है, सभी श्रद्धालु बाहर से भी आ रहे हैं, दरभंगा के भी लोकल श्रद्धालु सब आ रहे हैं। मां का दर्शन कर श्यामा धुन का भी आनंद ले रहे हैं। सभी आदमी, सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि श्यामा धुन जो चल रहा है उसमें आवे। यहाँ सभी तरह का सुविधा है। चप्पल जूता के लिए निःशुल्क जो है चप्पल स्टैंड रखा गया है। यहाँ बैठने की व्यवस्था जो है दरी उड़ी सब बिछाया गया है। अपना परिचय दीजिए। राजकुमार नायक, श्यामा मंदिर समिति सदस्य। हम लोगों ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। गार्ड है, प्रशासन का सहयोग है और हमारे कम से कम 80 सदस्यीय जो समिति मेंबर है उनका भी पूर्ण सहयोग है भीड़ को कंट्रोल करने में और सभी विधि व्यवस्था को व्यवस्थित करने में। अपना परिचय दीजिए। अमरजीत कारक, प्रबंधक, मां श्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा।